नमस्कार छात्रों। आज हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं के बारे में। तो जिन जिन आपदाओं को उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिसूचित किया है, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। आज इसके बारे में हम लोग कल नाम से अवगत होंगे और आवश्यकता अनुसार विस्तार से भी बात करेंगे। तो सबसे पहला है बेमौसम भारी वर्षा, जिसे हम लोग अतिवृष्टि कहते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ पर यह ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जनता को बहुत ही परेशानी होती है। तो इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदा के रूप में घोषित किया हुआ है। दूसरा है आकाशीय बिजली, जिसे हम लोग वज्रपात भी कहते हैं। क्योंकि इस पर हम लोगों का कोई नियंत्रण नहीं होता है, केवल बचाव ही हम लोगों के लिए समाधान है। तो जो भी समय समय पर गाइडलाइन जारी की जाती है, हम लोगों को चाहिए कि उसका पालन करें और बचाव करें। आंधी और तूफान, यह भी समय समय पर हम लोग झेलते हैं, देखते हैं कि कितनी बड़ी समस्याओं के रूप में आ जाता है। तो यह भी एक प्रकार से अधिसूचित आपदा है। लू प्रकोप, इस समय आप देख ही रहे होंगे कितना तेज लू चल रहा है और टेम्परेचर बहुत ही हाई है। और अभी ही कई शहरों का तापमान पूरे उत्तर प्रदेश में 40 से अधिक हो चुका है। तो हम लोगों को इस समय लू से बचाव करने की बहुत ज़रूरत है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, तौलिया या गमछे से सिर ढक कर के चलना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है और शरीर में पानी की कमी होने की वजह से जान भी जा सकती है। तो लू एक प्रकार का बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है। नाव दुर्घटना, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि एक छोटी सी नाव पर क्षमता से अधिक लोग सवार हो जाते हैं और नाव डूब जाती है, जिससे क्या होता है कि लोग अकाल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो हम लोगों को इसका पालन करना चाहिए और कोशिश यदि करें या संभव हो सके तो कुछ दूर भी चलना पड़े तो पुल से हम लोग जाएं और नाव से जहां बहुत भीड़ भाड़ है उस पर हम लोग यात्रा करने से बचें। और जब देखें कि संतुलित अवस्था में नाव है और क्षमता से कम यात्री हैं, तभी हम लोगों को सवार होना चाहिए। नंबर 6 है सर्पदंश। इस पर भी हम लोगों का कोई नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन हम लोग अपने आसपास के वातावरण की सफाई रख करके सांप बिच्छू जैसे जानवरों को आने से रोक सकते हैं। और सर्पदंश भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। सीवर सफाई एवं गैस रिसाव, आज हर शहर में सीवर जब भी जाइए तो देखिए जाम रहता है और उसकी सफाई करने के लिए आदमियों को उतारा जाता है। यह बिल्कुल आत्महत्या करने जैसा है। सरकारों को चाहिए कि सीवर सफाई की बात जब भी आए तो इसको मशीनों के द्वारा होना चाहिए या किसी अन्य विकल्पों पर विचार होना चाहिए, लेकिन इंसानों को सीवर पाइप में उतारना किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं लगता है। यह अमानवीय लगता है और ऐसा लगता है कि इंसानों के पास या सरकार के पास कोई सहानुभूति नहीं है। तो सीवर सफाई एवं गैस रिसाव, इसका हम लोग बचाव भी कर सकते हैं कि अपने घर के कूड़ों को हम लोग सीवर में न फेंकें, एक निर्धारित स्थान पर ही रखें। इससे भी क्या होता है कि हम लोग अपने सीवर व्यवस्था को अच्छा रख सकते हैं। बोरवेल में गिरने से होने वाली दुर्घटना, आप पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में भी आप सुनते होंगे कि बोरवेल खोद करके छोड़ दिया गया है या ढका नहीं गया है। इससे क्या होता है कि छोटे बच्चे खेलते कूदते उसमें गिर जाते हैं और वे अपने प्राण गंवा बैठते हैं। तो यह एक लापरवाही की वजह से होने वाली दुर्घटना है। जब भी हम लोगों को चाहिए कि कहीं कुएं जैसी परिस्थिति हो या बोरवेल बनाया गया हो, तो उसको काम यदि बंद करना है तो उसको ढक करके ही वहां से हटना चाहिए। लेकिन लापरवाह कर्मचारियों की वजह से बोरवेल में गिरने से कई बच्चों की जान चली जाती है और उसमें जानवर भी फंस सकते हैं, इंसान भी फंस सकते हैं। तो इसलिए सावधानी रखने की जरूरत है। मानव वन्य जीव द्वंद्व, आजकल हम लोग देखते हैं कि जो गांव जंगल के पास है, वन के पास है,
तो वहाँ पर हमेशा संघर्ष चलता रहता है। जानवरों को इंसानों के लिए खतरा खतरा है और इंसानों से जानवरों के लिए खतरा है। लेकिन यह द्वंद्व चल रहा है और हम लोगों को चाहिए कि बचाव करते हुए, सबकी सुरक्षा करते हुए, जीवों की भी रक्षा करते हुए कार्य करना चाहिए, क्योंकि जीव नहीं रहेंगे तो भी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएंगी। अगला 10वां बिंदु है कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूबना। अब इसमें भी हमेशा जो है हम लोग देखते रहते हैं। जैसे यदि बात की जाए सोनभद्र या मिर्जापुर, इधर जो है बहुत सारे झरने हैं या जल के बड़े स्रोत हैं, तो हर साल जो है एक दो बच्चों को डूबने की समाचार प्राप्त होती रहती है। खास तौर से भी देखा जाता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र न जाने किस शौकिया बस वहां जाते हैं और वह नहाने लगते हैं और अगले दिन जो है समाचार आती है कि एक आईआईटी का लड़का या मेडिकल का लड़का डूब करके मर गया, उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। तो इसलिए यह आवश्यक है कि खतरनाक इलाकों में नहाने का कार्यक्रम नहीं करना चाहिए और ख़ास तौर से पहाड़ी इलाकों में जहाँ झरने हैं, वहाँ पर कहाँ कितना गड्ढा है कभी-कभी पता नहीं चलता है। इसलिए ऐसे जगहों पर नहाने से बचना चाहिए। आप घूमने जाते हैं, घूम लेवें, देख लेवें, समझ लेवें, अच्छी बात है, लेकिन नहाने का प्लान नहीं करना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ी समस्या आप पैदा कर लेंगे। सांड एवं बनरोज नीलगाय के आघात से होने वाली घटना। अब ये भी देखिए एक इंसानों की लापरवाही से ही होता है। खास तौर से सांड जो होते हैं, बताइए, इसको लोग शहरों के बीच में छोड़ देते हैं और वह सभी राहगीरों के लिए समस्या बने होते हैं। किसी को भी मार देते हैं, बच्चों को मार देते हैं, बड़ों को मार देते हैं। तो इंसानों को चाहिए कि सांड को शहरों के बीच में न छोड़े। यह एक सरकार द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही इसको छोड़ा जाना चाहिए। और बनरोज, जिसको नीलगाय भी कहते हैं, यह भी एक फसलों के लिए या किसानों के लिए दुश्मन बने होते हैं। इनकी छलांग भी अच्छी खासी होती है। कुछ भी आप फसल लगाइए, ये जा कर के रात में उसको बर्बाद कर देते हैं। अब तो दिन में भी चले जाते हैं बर्बाद करने के लिए। सरकार को चाहिए कि पशु चिकित्सकों के सहयोग से इनका नियंत्रण करने का तरीकों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि नीलगायों की संख्या यदि बढ़ती गई तो खाने के लिए हम लोगों के पास अनाज नहीं रहेंगे और हम लोगों के लिए बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, भुखमरी पैदा हो जाएगी। और जो छोटे किसान हैं, जो केवल अपने पेट भरने के लिए ही अनाज का उत्पादन कर पाते हैं, अब जरा सोचिए कि उनका क्या होगा, उनकी तो पूरी फसल ही चौपट हो जाएगी। इसलिए पशु चिकित्सक या पशु चिकित्सालय जितने भी उत्तर प्रदेश में हैं, मैं देखता हूं कि वहां पर कुछ काम वाम होता नहीं है, बल्कि पशु चिकित्सकों को इस कार्य में लगा देना चाहिए कि नीलगाय जैसे जानवरों पर कैसे नियंत्रण रखा जाए, और उनके पास अपने तरीके हैं, वो आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। तो प्यारे छात्रों, आशा करता हूं कि जो भी आपने आपदाओं की सूची पढ़ी है, यह आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको याद कर लेंगे, लिख लेंगे और आपके लिए यह बहुत ही लाभदायक होगी। और केवल आज के लिए नहीं, जब आप कोई प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होंगे तो वहां पर भी यह सूची आपको काम आएगी। इसमें पूछा जाता है कि कौन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदा के रूप में निर्धारित है। तो आशा करता हूं कि अच्छा लगा होगा। आप इसको लिख लें और अपने मित्रों को भी भेजें, ताकि हर बच्चा, हर छात्र लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।